गुड आफ्टरनून क्लास। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग पोषक तत्व न्यूट्रिएंट पर हमारा पूरा की पूरा डिस्कशन है। तो चलिए हम लोग हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे लेकर चलते हैं। तो सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, सारे लोग जुड़ जाइए। अब आप लोग यहाँ पर देखो, लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले हम उसको समराइज करेंगे, देन उसके बाद हमारे सेशन को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो देखो भाई, लास्ट सेशन में क्या पढ़ा। अगर लास्ट सेशन की बात करें तो हम लोग पढ़ रहे थे विटामिन डी के बारे में। अगर विटामिन डी की बात करें अगर हम लोग, तो विटामिन डी आप सभी लोग जानते हैं। इसका अगर आपसे नाम पूछा जाए कि भाई इसका रासायनिक नाम क्या है, आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। वहीं पर आप लोग देखो कि अगर आपसे पूछा जाए ये जल में घुलनशील है वसा में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कीड़ा है सर वसा घुलनशील, तो ये वसा घुलनशील विटामिन है। वहीं आप लोग देखो ये हड्डियों को मजबूत करता है, रिजिडिटी टू बोन आप लोग देखोगे। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने का प्रयास करूं तो दो खनिज मैंने आप लोगों को कहे हैं, वो दो खनिज आप लोग यहां पर याद रखना, कैल्शियम और फास्फोरस। दोनों ही खनिज इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमारे जो दांत है उनको मजबूती प्रदान करता है, और फास्फोरस की अगर आप लोग बात करेंगे तो ये हमारे दांत और हड्डी दोनों, दांत और हड्डी दोनों का ये क्या करता है, निर्माण में भूमिका निभाता है। तो दोनों बातें आप लोग याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहां से आगे बढ़े तो हमने यहां पर एक चीज ये देखने की कोशिश की कि भाई विटामिन डी हमें मिलता कैसे है। इसको हमने कहा था सनसाइन विटामिन। क्यों सनसाइन विटामिन कहते हैं ये भी आप लोग समझिए कि विटामिन डी जो है ये यूवी रेस, पराबैंगनी किरणें जो है जब हमारी स्किन के साथ मिलती है, स्किन में होता है डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल फैट। तो हमारी स्किन में डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है। दोनों जब आप लोग देखोगे एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारा लीवर और किडनी एक्टिव होता है, और जब लीवर और किडनी एक्टिव होता है तो विटामिन डी बनता है। बिल्कुल जो है कि ओम जी आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं कि सर ए और बी दोनों से मिलता है। पराबैंगनी किरणों की अगर हम लोग बात करें तो पराबैंगनी किरणों का समय 10 एम से 2 पीएम के बीच में 2 से 5 मिनट आप बस ले सकते हैं। इतने में आप लोग देखो लीवर और किडनी से विटामिन डी जो है वो हमारा बन सकता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं यहां से। जैसे यहां से आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देखो कि भाई जो विटामिन डी है इसके अगर आप लोग सोर्स की बात करें तो मैंने आपको कहा कि पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती है, ए बी और सी। सी तो पृथ्वी पर आती ही नहीं है, ए और बी आती है। ए हमारी स्किन भी जला देती है, विटामिन डी भी देती है। बी अगर आप लोग देखो विटामिन डी भी, और इससे स्किन कैंसर होने का भी खतरा होता है। तो ये मैंने आपको पूरा की पूरा यहां पर बताया। ठीक है भाई, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो हमने यहां पर देखा कि विटामिन डी के सोर्स केवल यूवी रेस और स्किन के अलावा दूध, अंडा, ओट्स, मछली, ये सब अगर आप लोग देखोगे ये भी बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। किसका आंसर होगा? विटामिन डी का। तो विटामिन डी के सोर्स आप ये भी याद रखना। जैसे हम यहां से आगे बढ़ते हैं, हमने देखा बच्चों में रिकेट्स होता है, हड्डियां कमजोर होती है, दांत कमजोर होते हैं, नौकनी की समस्या आती है। ये विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाले रोग हैं। अगर आप यहां पर देखोगे कि बच्चों के बाद में एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में आप लोग देखो नौकनी आप समझ ही गए थे, घुटने जो है आपस में जो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो रहता है। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई एडल्ट में अगर हम बात करें तो एडल्ट में आप लोग देखो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया दोनों बीमारी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियों में छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है, इसमें हार्डनेस में कमी आती है, और कमी आने के कारण आप लोग देखोगे कमजोर हो जाती है और व्यक्ति झुक जाता है, और उसके बाद में आप लोग देखोगे उसका कुबड़ निकल आता है। तो ये हम लोगों ने यहां पर देखा था, इसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, विटामिन ए सबसे ज्यादा जो है वो किस में होगा? सबसे ज्यादा गाजर, गाजर में होता है उमेश जी। और जो आप लोग देख रहे हैं कि इनमें भी होता है लेकिन कम अमाउंट में होता है, इनमें भी होगा लेकिन कम अमाउंट में होगा। और आंवला जो है सबसे ज्यादा इसके अंदर जो होता है वो होता है विटामिन सी होता है। ठीक है, अब यहां से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो विटामिन डी के बाद में हमने विटामिन सी पढ़ा। विटामिन सी हमने देखा एस्कॉर्बिक एसिड, और आप लोग देखो कि जल घुलनशील है, इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट, एक कोलेजन जो प्रोटीन है वो बनाता है, कोलेजन प्रोटीन बनाता है। फ्री ऑक्सीजन हमने यहां पर देखा कैसे हमारे शरीर के अंगों को ये क्या करता है, सड़ाता है। फिर आयरन का एब्जॉर्प्शन देखा, आयरन का अवशोषण इसका काम देखा हमने विटामिन सी का। उसके बाद विटामिन सी की कमी से हमने स्कर्वी देखा कि घाव जब नहीं भरते हैं तो उन्हें स्कर्वी कहते हैं। आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन कम, एनीमिया कम होता है, मसूड़ों में सूजन आती है जिसको जिंजीवाइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखना। जैसे ही हम यहां से आगे जाते हैं तो आप लोग यहां पर देखोगे कि हमने इसका सोर्स देखा विटामिन सी का। खट्टे फल हो गए, रसदार फल हो गए, ताजा फल हो गए। खट्टे फल में आप आंवला देखोगे बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का। गुआवा जो अमरूद होता है ये भी आप लोग देखोगे बहुत अच्छा सोर्स होता है। किसका आंसर होगा? विटामिन सी का। तो ये हमने यहां पर विटामिन सी को पूरा की पूरा देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर विटामिन ई की शुरुआत करते हैं। लेकिन तुम लोग सारे के सारे मुझे कमेंट में विटामिन ई जो है, विटामिन ई का मुझे आप लोग सारे के सारे तुम नाम बताओ भाई। अगर तुमसे यहां पर पूछा जाए कि भाई विटामिन ई का
विटामिन ई का तुमसे पूछा जाए रासायनिक नाम क्या होगा, जब तक मैं ये बताता हूं कि भाई विटामिन ई जो है वो जल घुलनशील है या वसा घुलनशील है। तो आप लोग देखो कीड़ा हमने पढ़ा ही है और कीड़ा में ई आता है, तो ये क्या होगा सर, ये होगा फैट सॉल्युबल, ये होगा सर फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल हिंदी में हम लोग कहेंगे वसा घुलनशील। फैट सॉल्युबल विटामिन होगा, इसे हम लोग कहेंगे वसा घुलनशील विटामिन है। और ई का नाम आपने अब आंसर देना आपने शुरू कर दिए, ठीक है। प्याज काटते समय आंसू क्यों आते, आगे आगे बढ़ रहे हो, भाग रहे हो धर्मेंद्र जी। जब हम आगे बढ़ेंगे ना तब सब चीज सीखेंगे कि प्याज में सल्फर होता है, उस सल्फर के कारण हमारी आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन अगर अभी मैं बताऊंगा तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे, ठीक है। तो मैंने फिर भी आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप यहां पर देखोगे कि सर आप सभी लोगों ने भाई, चाहे यहां पर अश्विन, अनुराधा, अंशिका, मिष्टी, विक्की, गीता, आदर्श, आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, सारे ही लोगों ने, कि सर यहां पर विटामिन ई का अगर हमसे नाम पूछा जाए तो विटामिन ई का नाम होगा टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, टोकोफेरोल आप लोग सारे के सारे याद रखना, टोकोफेरोल विटामिन ई का नाम है। अब इसके काम पर आते हैं। सबसे पहला काम अगर मैं आपको बताऊं कि भाई विटामिन ई का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है हमारे शरीर में, तो विटामिन ई का काम है एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करना। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की तरह यह कार्य करता है। तो आप लोग देखोगे हिंदी में भी इसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट ही बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। और एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप लोग यहां पर एक चीज याद रखना, जो है कि सर ये शरीर के अंगों को सड़ने से बचाता है। शरीर के अंगों को, शरीर के अंग को, शरीर के अंग को सड़ने से बचाता है, सड़ने से बचाता है। तो भाई शरीर के अंग सड़ते कैसे हैं, तो शरीर के अंग जो सड़ते हैं ना वो सड़ते हैं फ्री ऑक्सीजन से। अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन लिखूं और इस ऑक्सीजन को दो पार्ट में बांट दूं, एक ये और एक ये जो मैंने बांटा है इसको हम कहेंगे फ्री ऑक्सीजन। इसको हम क्या कहेंगे, आंसर होगा फ्री ऑक्सीजन, इसे हम लोग बोलेंगे। तो ये जो है सर इसे हम बोलेंगे फ्री ऑक्सीजन। और ये जो फ्री ऑक्सीजन है ना, ये जो मुक्त ऑक्सीजन है ना, यही बड़ी खतरनाक है हमारे शरीर के लिए। कैसे, तो मैं आपको यहां पर बताता हूं, आप लोग सारे ध्यान से सुनना। ये जो फ्री ऑक्सीजन है ना, ये अंगों को सड़ाती है, शरीर के अंगों को सड़ाती है, शरीर के अंग को सड़ाती है, शरीर के अंग को खराब करती है, खराब करती है। अब सारे लोग एक बात बताना मुझे, अब मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप सारे के सारे एक बात बताना। अगर मैं आप लोगों से यहां पर पूछूं, आप सारे के सारे यहां पर एक बात बताना कि भाई मुझे एक बात बताओ, जो फ्री ऑक्सीजन है हमारे ऑर्गन को सड़ाती है, और फ्री ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे बनती है, तो उसका सबसे मुख्य सोर्स बनने का क्या है, ऑयल को बार बार गर्म करना। बताओ ऑयल को कितनी बार तक गर्म करना चाहिए, बस इतनी बार गर्म कर लो, इससे ज्यादा मत करो, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप ऑयल को गर्म करोगे ना तो फिर फ्री ऑक्सीजन उसमें बनेगी। और आपसे प्रश्न मेरा यह है कि आप लोग मुझे बताओ कितनी बार ऑयल को गर्म करना चाहिए। तो अगर आप बार बार बहुत बार अगर फ्री ऑक्सीजन जो है ऑयल को गर्म करते हैं तो उसमें फ्री ऑक्सीजन आ जाती है। और फ्री ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें, हाँ जी, विटामिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विटामिन जो हम पढ़ रहे हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। बिल्कुल आपके अब आंसर आना शुरू हो गए कि भाई यहां पर 2 से 3 बार। हाँ बिल्कुल नीरज, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और विटामिन ई भी, लेकिन इन दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन है, विटामिन ई है। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए एंटीऑक्सीडेंट, आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल डाउट एकदम जेन्युइन है कि सर अगर हम यहां पर देखें कि भाई जो विटामिन सी हमने पढ़ा उसका काम भी एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई का भी, तो बिल्कुल दोनों का सेम काम है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव है विटामिन ई, ज्यादा विटामिन ई इफेक्टिव है, ठीक है। हाँ बिल्कुल 2 से 3 बार तक हम इसको क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, खूब से खूब 4 बार तो बहुत ज्यादा हो गया वैसे, लेकिन कर सकते हैं, चलो 4 बार तक हमने कर लिया। लेकिन आप लोग देखो जो बाजार में आप समोसे कचौरी ये खाते हो, तो इसका ऑयल कभी तुम लोगों ने ध्यान देना, इसका ऑयल एकदम काला पड़ जाता है, इतनी बार वो गर्म करते हैं कि ऑयल एकदम काला हो जाता है, उसका रंग एकदम काला हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका यूज करना छोड़ते नहीं है। तो होता क्या है, ये जो ऑयल है ना, ये जो खराब ऑयल है, इसके अंदर फ्री ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है।
अब इसी ऑयल में समोसा कचौरी ये सब चीजें आ गई। अब जैसे ये आई तो फ्री ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट के अंदर चले गई। अब जैसे ही आपने खाया तो आपके शरीर में आ गई, और जब आपके शरीर में आ गई तो फिर कौन कौन से अंग प्रभावित होंगे? तो आप यहां पर देखो कि सर जो हमारे ऑर्गन जो प्रभावित होंगे ना, वो हमारे सारे वाइटल ऑर्गन जो है प्रभावित होंगे। जो ऐच्छिक जो हमारे आप लोग देखो अनैच्छिक जो ऑर्गन है हमारे, वो आप लोग देखोगे प्रभावित होंगे। जैसे हार्ट हमारा प्रभावित होगा, वाइटल ऑर्गन है ये। जैविक ऑर्गन, वाइटल का मतलब जैविक, वाइटल मतलब आप लोग देखोगे कि ऐसे ऑर्गन है कि जो अगर नहीं चले तो शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लंग्स हो गया, फेफड़ा हो गया। फेफड़े के बाद में आप लोग देखोगे कि भाई लीवर हो गया, लीवर यकृत हो गया। उसके बाद आप लोग देखोगे किडनी हो गया, किडनी हो गया, वृक्क हो गया। तो ये ऐसे ऑर्गन है जो आप लोग देखो विटामिन ई के जो है कि आप लोग देखोगे फ्री ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी को, ये ऑर्गन्स को डैमेज करती है। अब प्रश्न ये आता है कि एंटीऑक्सीडेंट जो है वो क्या करता है? वो इन सब को खराब होने से बचाता है, इनको सड़ने से बचाता है। इसीलिए इसके शब्द लिखा एंटी और ऑक्सीडेंट आगे लगा है। तो ऑक्सीडेंट का मतलब सड़ना, सड़ने से बचाने का काम इसका करता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। हाँ ठीक है, तो याद रखना, दो विटामिन याद रखना, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है। दोनों एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हैं। अगला इसका फंक्शन देखो भाई, अगर आप लोग यहां पर देखोगे विटामिन ई का अगला फंक्शन मैं आपको यहां पर बताऊं, तो विटामिन ई का अगला फंक्शन आप लोग यहां पर देखो, अगला फंक्शन देखो भाई, विटामिन ई का अगला फंक्शन देखो, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड्स ब्लड वेजल, ब्लड वेजल, ब्लड वेजल्स। हिंदी में हम लोग कहेंगे रुधिर वाहिनी को चौड़ा करना, रुधिर वाहिनी को, रुधिर वाहिनी को चौड़ा करना या फैलाना, चौड़ा करना। जब जब कभी आप लोग देखोगे हमारी जो ब्लड वेजल है, हमारी जो रुधिर वाहिनी है, वो जब सिकुड़ने लगती है, जब हमारी रुधिर वाहिनी सिकुड़ने लगती है, एकदम पतली होने लगती है, तो आप लोग यहां पर देखोगे जब सिकुड़ने लगती है, पतली होने लगती है, उस समय आप लोग देखोगे, उस समय जो विटामिन ई है वो क्या करता है? उसको चौड़ा करने का प्रयास करता है कि सिकुड़े नहीं, क्योंकि सिकुड़ने से प्रॉब्लम होगी, रक्त ठीक से बह नहीं पाएगा, और रक्त बह नहीं पाएगा तो उनको सिकुड़ने से भी बचाता है कौन? विटामिन ई। ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। अंजना जी आप क्या पूछ रहे हैं? एक बार आप फिर से जो है इसको पूछ लीजिए कि आप क्या पूछ रहे हैं, कि इंक्रीजिंग साइज जो है जो आप लोग देखोगे डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट, क्या पूछना चाह रहे हैं? एक बार फिर से पूछ लीजिए, आपका डाउट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप एक बार फिर से पूछ लो, तो वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि सर जो है ब्लड वेजल को क्या करता है? स्प्रेड करता है। दूसरा इसका जो फंक्शन है ना, वो आप लोग देखोगे प्रिवेंट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, प्रिवेंट, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हिंदी में हम लोग कहेंगे स्तन कैंसर से बचाता है, स्तन कैंसर से बचाता है। देखो कैंसर में सबसे कॉमन जो कैंसर है ना, सबसे कॉमन जो कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। सबसे कॉमन पूरी दुनिया में कैंसर यही है, और इससे भी बचाता है कौन है? आंसर होगा विटामिन ई। तो विटामिन ई बचाता है, ठीक है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, देखो, देखो मेरी बात सुनो, जो अगर आप लोग यहां पर देखोगे ना, अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूं, जो बायोलॉजी जो वर्ड है ना, वो अगर आप लोग यहां पर देखोगे, जो बायोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले कार्ल लीनियस, कार्ल लीनियस जो आप लोग देखोगे, जो जिन्होंने नेमिंग जो किया था वो लेटिन भाषा में, लेटिन में किया था। लेकिन फिर बाद में आप लोग देखोगे कि बायो और लॉजी, बायोस और लॉजी, ये किस भाषा में आ गए? ग्रीक में। तो सबसे पहले टाइम में आप लोग देखोगे ये किस में था? लेटिन में था। लेकिन फिर बाद में ये वर्ड किस में आ गया? ग्रीक में आ गया। तो फर्स्ट टाइम जो वर्ड ये जो ये बायोलॉजी जो आया था, जो आप लोग देखोगे आया था, वो आप लोग देखोगे किस में आया था? लेटिन भाषा में आएगा, ठीक है।
अच्छा हाँ जी, चलो भाई। हाँ राखी जी है। नहीं, दोनों नाम सेम है। आप लोग देखो, जो है शुभम जी, वहां पर एरर होगी। अगर आप देखोगे विटामिन के तीन नाम है, नेप्टोक्यूनोन, फाइलोक्यूनोन और मीनोक्यूनोन। और वहीं पर आप लोग देखोगे कि जो बी 12 है उसका नाम साइनोकोबालामाइन है। रेलवे हमारा पूछ चुका है, रेलवे का प्रश्न भी हमने सॉल्व किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो दोनों आप लोग देखोगे करेक्ट है, ठीक है। हाँ जी, तो ये मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। अब इधर आ जाओ। तो विटामिन ई का हमने सबसे पहला काम क्या देखा, ये आप लोग देखोगे रुधिर वाहिनी को क्या करता है, चौड़ा करता है। दूसरा आप लोग देखोगे प्रिवेंट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से भी क्या करता है, बचाता है। ये आप लोग यहां पर याद रखना, ठीक है। देखो ऑप्शन अगर लेटिन नहीं है तो फिर हमें क्या लगा देना है, ग्रीक लगा देना है। और अगर ग्रीक लेटिन दोनों है तो फिर आप लेटिन लगा देना, ठीक है भाई। हाँ, कैंसर में क्या होता है, कैंसर में आप लोग देखो, हमें जो है आप लोग देखोगे, अगर आप यहां पर देखोगे, चलो तो आप लोग यहां पर एक चीज देखो, कैंसर हम पूरा पढ़ेंगे, कैंसर को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, जब हम बीमारियां पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अभी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। कैंसर का मतलब होता है कोशिकाओं का अनियमित और अनियंत्रित विकास। मतलब जैसे हमारा पेट है, पेट में कोई गांठ पड़ जाए तो बढ़ती चले जाए, बढ़ती चले जाए, बढ़ती चले जाए, रुके ही ना, उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो जब भी कोशिकाओं का अनियमित और अनियंत्रित विकास होता है तो उसको यहां पर आप लोग देखोगे, ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग यहां पर देखोगे, अगले जो है हम उस पर आते हैं कि सर हमने यहां पर रुधिर वाहिनियों को चौड़ा करना देख लिया, ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है ये हमने देख लिया, ये गर्भपात के खतरे को भी कम करता है। गर्भपात के खतरे को कम करता है। ये गर्भपात के खतरे को क्या करता है, कम करता है। इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे रिड्यूस, रिड्यूस रिड्यूस रिस्क ऑफ द अबॉर्शन। अबॉर्शन तो जो स्टार्टिंग में, जैसे आप लोग देखो, जब भी जो बच्चा है, अगर आप लोग देखोगे स्पर्म सेल और एग सेल, इन दोनों के मिलने से, अगर आप लोग यहां पर देखोगे, इन दोनों के मिलने से, जब एग सेल स्पर्म सेल दोनों के मिलने से, आप यहां पर एक चीज देखोगे कि एग सेल और स्पर्म सेल दोनों के मिलने से जो बच्चा बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, ये जाइगोट जो है 3 महीने तक बड़ा इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गर्भ में बच्चा डेवलप होता है। तो 3 महीने तक जो है कि बच्चा जो है बहुत छोटा सा होता है, सेल होती है एक छोटी सी, तो ये बॉडी से बाहर ना आ जाए, उस खतरे को कम करता है। कौन, आंसर होगा विटामिन ई। तो विटामिन ई आप लोग याद रखना, इसको कम करता है, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग देखते हैं। तो विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, हमें हार्ट संबंधी समस्या आ सकती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, सड़ने से बचाता है। हृदय संबंधी समस्या आ सकती है। दूसरा आप लोग देखो कि लंग्स संबंधित, हमारा लंग्स फेफड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि ये जो आप लोग देखोगे कि सर जो आप लोग देखो, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, सड़ने से बचाता है, ऑर्गन को खराब होने से बचाता है। तीसरा आप लोग देखोगे लीवर से खराब होने से हम बच सकते हैं, यकृत से हम बच सकते हैं। वहीं पर आप लोग देखो चौथे नंबर पर, अगर मैं आपको बोलूं, किडनी से बच सकते हैं। किडनी आप लोग देखोगे, वृक्क से आप लोग देखोगे कि सर जो है बचा जा सकता है। उसके बाद आप देखो हमारी स्किन, हमारी जो त्वचा है, उससे भी हम क्या कर सकते हैं सर, उससे भी हमारी त्वचा को भी ठीक रख सकते हैं। विटामिन ई जो है त्वचा को भी बराबर बनाए रखता है। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, बांझपन। बांझपन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग याद रखना, बांझपन, इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी की अगर हम लोग बात करें कि भाई इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, तो यहां पर आप एक बात समझना, इनफर्टिलिटी का जो मतलब है, वो इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके दादा, उनकी संतान, उनके पिताजी, फिर उनकी संतान आगे, उनका पुत्र या उनकी पुत्री, तो इस तरीके से एक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, अब पीढ़ी का आगे ना बढ़ पाना। जैसे मान लो कि भाई हमारे दादा, फिर उसके बाद में पिताजी, फिर हम, और अब हमारी संतान ना आना, कि भाई हम जो है कि जो है हमारी संतान आगे ना आ पाए, उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी का मतलब ये मत समझना कि केवल फीमेल को होगी, मेल फीमेल दोनों को इनफर्टिलिटी हो सकती, बांझपन के शिकार दोनों हो सकते हैं, मेल भी
हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, याद रखना। अब आप लोग यहां पर एक बात याद रखना, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ब्यूटी विटामिन किसे बोलते हैं, तो ब्यूटी विटामिन आप लोग याद रखना, ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर ये हमारी स्किन संबंधित, त्वचा संबंधित जो भी खराबियां होता है उनको भी क्या कर देता है, ठीक कर देता है। तो स्किन संबंधित जो भी समस्या आती है उसको भी ठीक कर देता है। इस कारण से आप लोग देखो इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। अब आप लोग यहां पर देखो, जैसे हम यहां से आगे बढ़ते हैं और जैसे हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप लोग यहां पर देखोगे कि यहां से आगे बढ़ने के बाद में आप विटामिन ई का सोर्स देखेंगे कि भाई हम क्या क्या ऐसी चीजें खा लें जिससे हमें विटामिन ई मिले। तो अगर आप यहां पर देखोगे विटामिन ई का सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो है ऑयल सीड। ऑयल सीड, ऑयल सीड हिंदी में हम लोग कहेंगे तेलीय बीज। ऑयल सीड जिसे हम लोग बोलेंगे तेली बीज। दूसरा आप लोग यहां पर याद रखना, एक तो हो गया सर ऑयल सीड जिसको हमने तेली बीज कहा, तेली बीज का। दूसरा आप लोग यहां पर देखोगे, अगला अगर मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास करूं तो अगला सोर्स हो गया फिश, मछली। और अगला सोर्स अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो अगला सोर्स हो गया लीवर, हिंदी में इसे हम लोग कहेंगे यकृत। तो आप यहां पर एक बात याद रखना, ऑयल सीड, फिश, लीवर, ये सारे के सारे बढ़िया सोर्स हैं। किसके? आंसर होगा विटामिन ई के। ऑयल सीड देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आप लोग सारे के सारे देखोगे सोयाबीन, अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन जो है आप लोग देखोगे, अगर सोयाबीन की अगर हम बात करें तो आप सारे के सारे यहां पर ध्यान देना, सोयाबीन के जो बीज होते हैं उनको अगर आप देखोगे तो लंबे समय तक खराब नहीं होते। कभी आप लोगों ने देखना घर में, हम जब फसल वगैरह, अगर जो भी किसान परिवार से होंगे तो वो इस बात को समझेंगे कि सोयाबीन जो अगर आप लोग देखो कहीं पे रखा है हमारे घर में तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है, वो वैसा की वैसा बना रहता है और लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके अंदर होता है विटामिन ई। और विटामिन ई का काम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, मतलब सड़ने से क्या करता है? बचाता है। तो आप लोग देखोगे सोयाबीन को महीनों तक रख लो खराब नहीं होता, सरसों को रख लो खराब नहीं होता। कारण ये है, ये ऐसे तेली बीज है जिनके अंदर विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट का गुण है, जो चीजों को सड़ने से, खराब होने से क्या करता है? बचाता है। और हम लोग यहां पर देखें, ठीक है, हाँ चलो बिल्कुल, पपैया जो है वो गर्भवती महिला के लिए जो है हानिकारक भी होता है, खराब भी होता है, क्योंकि उसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। तो इस समय जो स्टार्टिंग के 3 महीने के फेज होते हैं उस समय मना करते हैं कि गर्भपात का खतरा ना हो पपैया के लिए, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देखो ये सोर्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये सोर्स आप सारे के सारे यहां पर ध्यान देना। देखो एक तो हो गया अनार, हमारे अनार के जो बीज हैं ये भी अच्छा सोर्स है। सरसों अगर आप लोग देखोगे ये भी बढ़िया सोर्स है। एवोकेडो अच्छा सोर्स है। मैंगो भी आप लोग देखोगे बढ़िया सोर्स है। फिर आप लोग देखो ब्रोकली जो है, जो गोभी अगर आप लोग देखोगे जो ग्रीन कलर में ब्रोकली होती है वो भी अच्छा सोर्स है। वहीं पर अगर आप लोग यहां पर देखोगे ऑलिव ऑयल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैतून का तेल, जैतून का तेल अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो जैतून का तेल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखना। कीवी आप लोग देखो, कीवी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नट्स अगर आप लोग देखोगे जो हमारे काजू बादाम पिस्ता ये सब जो नट्स आ गए, ये भी अगर आप लोग देखोगे अच्छा सोर्स है। तो ये सारे के सारे विटामिन ए का अच्छा सोर्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहां से। तो ये आप लोग सारे के सारे ध्यान देना, ये जो है विटामिन ई का सोर्स थे। विटामिन ई हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिया। अब आप लोग यहां पर देखो, अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देखो विटामिन के पर आते हैं। मुझे बताओ विटामिन के का नाम क्या होगा? सारे के सारे विटामिन के का मुझे रासायनिक नाम बताएंगे कमेंट में कि विटामिन के का रासायनिक नाम ये होगा सर। वही तो पढ़ रहे हैं हम शुभम, वही पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट है। अब आपसे यहां पर विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप सारे के सारे बताओ। तो मैं यहां पर आपके लिए बताता हूं कि भाई विटामिन के का रासायनिक नाम आप बताओ। जब तक मैं आपको बताता हूं जल घुलनशील है, वसा घुलनशील, तो ये फैट सॉल्युबल है। ये अगर आप लोग यहां पर देखोगे फैट सॉल्युबल है, ठीक है, फैट सॉल्युबल है। हिंदी में हम लोग कहेंगे वसा घुलनशील है, वसा घुलनशील है। और के का नाम अगर आप लोग देखोगे नेप्थोक्यूनोन, ठीक है भैया, नेप्थोक्यूनोन। नेप्थोक्यूनोन, तो नेप्थोक्यूनोन आप लोग यहां पर देखोगे ये सारी चीजें। देखो चीजें सड़ती है, जैसे वो जो आप लोग देखोगे फिश वगैरह खराब हो जाती है। आप जैसे पूछ रहे हैं तो बिल्कुल, जैसे पानी होता है ना, तो पानी खराब करता है, पानी ऑक्सीडेशन करता है, पानी चीजों को क्या करता है? सड़ाता है।
अब आप लोग यहां पर देखो कि सर नैप्थोक्विनोन हमने इसका नाम देखा, सबसे पहले इसके काम पर आते हैं कि भाई विटामिन के का काम क्या है। विटामिन के का सबसे पहला काम अगर आप लोग देखोगे तो मैं यहां पे लिख रहा हूं हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग हिंदी में हम लोग कहेंगे रक्त के थक्का रक्त के थक्का जमाने में मदद करना। रक्त के थक्का जमाने में मदद करना। तो विटामिन के का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यही है कि रक्त के आप लोग देखोगे थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का क्या होता है, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई अभी मैं पढ़ा रहा हूं, हल्की सी भी अगर मुझे चोट लग जाए, कुछ हाथ में लग जाए, तो छोटी मोटी चोट अगर लगी हो तो खून बहने लगेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा पूरा खून बह जाएगा, थोड़े समय के बाद में रुक जाता है, इसको रक्त का थक्का बोलते हैं। साथ साथ विटामिन के का एक और काम समझो। एक और काम क्या होता है विटामिन के का, तो ये आप लोग देखो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेल्प्स इन द helps in the formation of helps in the formation of help in the formation of यहां पर आप लोग देखोगे प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन हिंदी में हम लोग कहेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। इसका अगला जो फंक्शन हो गया वो हो गया कि भाई प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट याद रखना। एक प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, पढ़ चुके हैं हम लोग ब्लड में। प्रोथ्रोम्बिन हिंदी में भी इसे हम लोग कहेंगे प्रोथ्रोम्बिन। और दूसरा आप लोग यहां पर देखोगे दूसरा होगा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिन, ये दोनों प्रोटीन जो है वो रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। अच्छा, लीवर कौन सा सोर्स होगा विटामिन ए का, देखो जो लोग मांसाहारी होते हैं, जो लोग मांसा होती है वो अलग अलग जीवों के लीवर खाते हैं। अगर आप लोग यहां पर देखोगे जो मांसाहारी होते हैं वो फिश खाते हैं, तो उनको फिश से विटामिन जो है भैया ई मिल जाएगा। वहीं पर आप लोग देखोगे लीवर जो है, आप लोग देखोगे कि लीवर जो अगर अलग अलग जीव के कोई खाता है तो वहां पर जो है विटामिन क्या मिल जाएगा, विटामिन ई मिल जाएगा, ठीक है सचिन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे रक्त के थक्का बनने की प्रोसेस। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, रक्त के थक्का बनने की पूरी प्रोसेस देखते हैं कि कैसे विटामिन के जो है वो भूमिका निभाता है। तो मुझे आप सारे के सारे कमेंट में बताओ, रक्त का थक्का बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बताओ भाई सारे के सारे। इस बार देखते हैं आप लोग आंसर देते हो या नहीं। रक्त का थक्का बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बताओ भाई। हाँ, फाइलोक्विनोन भी बोल सकते हैं, वो अभी अपन आ रहे हैं उसके ऊपर, उसको हम लोग देखेंगे कैसे फाइलोक्विनोन बोलते हैं। बताओ भाई रक्त का थक्का बनने के लिए सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है। हाँ, एल्बुमिन भी होता है, लेकिन एल्बुमिन जो है वो जो है सर उसकी भूमिका इतनी ज्यादा नहीं है जितनी भूमिका इन दोनों की है, ठीक है। तो अब आपके यहाँ पर आंसर आने लगे हैं सही साठ कि भैया सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चोट लगना। रक्त का थक्का बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चोट लगना। हिपेरिन नहीं होगा वैभव, हिपेरिन तो जमने से रोकता है, हिपेरिन तो रक्त का थक्का बनने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई सबसे पहले हमें चोट लगे। जैसे ही हमें चोट लगती है तो आप लोग देखो पहली प्रोसेस, जैसे ही हमें चोट लगी तो सबसे पहले यहां पर निकलेगा कैल्शियम। क्या निकलेगा भाई, कैल्शियम। और कैल्शियम कब निकलेगा, जब हमारी सेल टूटेगी, डैमेज्ड सेल। डैमेज सेल, तो आप लोग यहां पर देखोगे जैसे ही हमारी सेल टूटी, जैसे ही हमारी सेल टूटेगी तो आप लोग यहां पर देखो क्या निकलेगा, कैल्शियम। ये कैल्शियम सर किसके साथ मिलेगा, तो ये कैल्शियम मिलेगा सर प्रोथ्रोम्बिन के साथ। पढ़ चुके हम लोग रक्त के थक्का बनने की प्रोसेस, प्रोथ्रोम्बिन के साथ। तो ये मिलेगा सर प्रोथ्रोम्बिन के साथ, प्रोथ्रोम्बिन के साथ। प्रोथ्रोम्बिन सर मिलेगा किसके साथ, थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ। तो यहां पर आप लोग देखोगे कि सर ये मिलेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ, थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ।
थ्रोम्बोप्लास्टीन, हिंदी में भी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे थ्रोम्बोप्लास्टीन। थ्रोम्बोप्लास्टीन और थ्रोम्बोप्लास्टीन, ये तीनों जब मिलेंगे तो तीनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा थ्रोम्बिन। तीनों मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, थ्रोम्बिन होगा। ठीक है भाई। अब दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन में थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन जो है वो किसके साथ मिलेगा, जो थ्रोम्बिन है वो मिलेगा सर फाइब्रिनोजन के साथ। थ्रोम्बिन मिलेगा किसके साथ, आंसर होगा फाइब्रिनोजन के साथ। थ्रोम्बिन यहां पर मिलेगा फाइब्रिनोजन के साथ। ठीक है, हाँ जी चलो, तीन स्टेज में बिल्कुल आपने कहा कि सर तीन स्टेज में रक्त का क्या बनता है, थक्का बनता है फाइब्रिनोजन के साथ, तो यहां पर हम लिख देते हैं फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन जो है ये आप लोग देखोगे, ये जब मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों मिलेंगे तो इससे बनता है फाइब्रिन। इससे क्या बनता है, आंसर होगा फाइब्रिन। और फाइब्रिन को हम लोग बोलते हैं रेशा, इसको हम क्या कहते हैं, रेशा कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, तीसरी रिएक्शन पर आते हैं सर। तीसरी रिएक्शन में क्या होगा, तीसरी रिएक्शन में जो फाइब्रिन है, जो रेशा बना है, ये फाइब्रिन जो है वो किसके साथ मिलेगा, ये मिलेगा सर ब्लड के साथ। और तीसरी रिएक्शन में आप लोग देखोगे ब्लड की क्या हो जाएगी, क्लॉटिंग। तो तीसरी जो हमारी रिएक्शन है ना, इसी रिएक्शन में रक्त का क्या बनता है, थक्का बनता है। ठीक है, तो तीसरी रिएक्शन में हो जाएगी ब्लड की क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, हिंदी में से हम लोग कहेंगे रक्त का क्या बनना, रक्त का आप लोग देखो थक्का। तो रक्त का थक्का जो बनता है वो आप लोग देखो तीसरी प्रोसेस में बनता है, जहां पर फाइब्रिन किसके साथ मिलता है, ब्लड के। तो इतनी सारी प्रोसेस होती है जब जाकर आप लोग देखोगे रक्त का क्या बनता है, थक्का बनता है। मतलब इतनी आसानी से रक्त का थक्का नहीं बनता। ब्लड क्लॉटिंग में जैसी चोट लगती है, कैल्शियम निकलता है, कैल्शियम के साथ में आप लोग देखो प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर उसके बाद में थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन के साथ मिलता है, फिर फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन ब्लड के साथ मिलता है, फिर ब्लड की क्लॉटिंग होती है। अब ये सारी की सारी रिएक्शंस हैं और इन रिएक्शंस को तेज करने के लिए यहां पर एंजाइम होते हैं। अगर एंजाइम यहां पर अगर आप लोग देखोगे कि सर यहां पर एंजाइम कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला एंजाइम होगा थ्रोम्बोकाइनेस। सबसे पहला एंजाइम होगा थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस, इसको हम हिंदी में भी क्या बोलेंगे, हिंदी में भी इसे हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस। वहीं आप लोग देखो यहां पर जो एंजाइम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहां पर जो एंजाइम होगा उसको हम लोग बोलेंगे थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कहेंगे। अगर आप लोग देखो फाइब्रिन प्लस ब्लड, इन दोनों जब मिलेंगे तो ये दोनों के मिलने से यहां पर जो एंजाइम होगा वो होगा विटामिन के। अब देखो विटामिन के की भूमिका क्या है, अभिक्रिया को क्या करना, अभिक्रिया को तेज करना। अब सोचो, ये उत्प्रेरक जो होते हैं ये अभिक्रिया को तेज करते हैं, मैंने कई बार आपको बताया। अब सोचो, ये दो रिएक्शन तो हो गई, तीसरी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी जब तक के कौन नहीं होगा, विटामिन के नहीं होगा। और अगर विटामिन के नहीं होगा तो मुझे आप लोग एक बार बताओ, विटामिन के अगर नहीं होगा तो क्या ये प्रोसेस हो पाएगी? आप सारे के सारे कमेंट में मुझे बताना कि भाई विटामिन के अगर नहीं होगा तो ये क्या तीसरी प्रोसेस हो पाएगी? आप कहोगे नहीं हो पाएगी सर। तीसरी प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन के का होना, क्योंकि ये होगा तभी ये तीसरी प्रोसेस हो पाएगी। और उसके कारण आप लोग देखोगे कि हमारा जो रक्त है उसका क्या जमेगा, थक्का जमेगा। ठीक है, चलो अगला इसका काम देखते हैं हम लोग। तो तीसरी प्रोसेस अगर नहीं होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, इस बात को आप लोग सारे के सारे याद रखना। ठीक है भाई। हाँ, तो विटामिन के सबसे लास्ट वाली प्रोसेस के लिए कि तुम दो प्रोसेस हो भी जाएगी तो भी दिक्कत नहीं, तीसरी प्रोसेस में वो जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, अब इसका अगला हम लोग कार्य देखते हैं भाई। विटामिन के का अगला जो फंक्शन है वो क्या होगा, तो हम अगला फंक्शन यहां पर देखते हैं। दूसरा तीसरा फंक्शन यहां पे देखते हैं। दो फंक्शन तो देख चुके हैं, प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण करना, उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे कि भाई जो प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण करना, उसके बाद में रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। अगला जो है हेल्प इन द हेल्प्स इन द helps in the formation of helps in the formation of tissue of the bone of the bone
हड्डियों के टिश्यू के निर्माण में सहायता करना, हड्डियों के हड्डियों के ऊतकों के हड्डियों के ऊतक के निर्माण में सहायता करना, अब हड्डियों में कौन सा ऊतक होता है? तो हड्डियों का अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बोन टिश्यू का नाम बता दो, बोन टिश्यू का नाम अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हड्डी के ऊतक का नाम बताओ, हड्डी ऊतक जो है वो कौन सा होता है? हड्डी में ऊतक जो विटामिन के बनाता है, आंसर होगा ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट वो टिश्यू है जो आप लोग देखो हड्डियों में पाया जाता है, और हड्डियां ऑस्टियोक्लास्ट से ही बनती है। और इसको बनाने में कौन सा विटामिन भूमिका निभाता है? विटामिन के। तो यहां पर आप लोग याद रखना ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। और आप एक बात जानते हैं, पूरे बायो में मैंने आपसे कहा है कहीं पर भी आपको ऑस्टियो शब्द दिख जाए तो ऑस्टियो का मतलब आप एक बात समझना, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, हिंदी में से हम लोग बोलते हैं हड्डी, तो ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है। तो ये आप लोग याद रखना। हाँ, वो जब आगे आएंगे अपन, जब देखेंगे बेबी पर आएंगे ना, जब प्रजनन तंत्र पर आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा वो, ठीक है? अभी आप टॉपिक से रिलेट रहा करो, ठीक है? सर एक लाइन में रक्त का थक्का कैसे बनता है? एक लाइन में कैसे रक्त का थक्का बनेगा भैया? एक तीन प्रोसेस होती है, जैसे ही टूटता है तो पहली प्रोसेस में थ्रोम्बिन बनता है, फिर अगली प्रोसेस में फाइब्रिन बनता है, और तीसरी प्रोसेस में जाकर रक्त का क्या जमता है? थक्का जमता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देखोगे इस तरीके से कार्य करता है। उसके बाद आप लोग देखो विटामिन के की अगर हम लोग बात करें कि अब देखो इसकी कमी से आप लोग देखो कितने, इसकी कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि भाई विटामिन के की कमी से क्या होगा, इसकी कमी से रोग क्या होगा, तो सबसे खतरनाक जो रोग होता है वो होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हिंदी में हम लोग बोलते हैं रक्त स्त्राव, क्योंकि अगर विटामिन के कम हो गया, तो मुझे एक बार बताओ, अगर विटामिन के हमारे शरीर में कम हो गया तो क्या रक्त का थक्का बन पाएगा? तो आप लोग कहोगे नहीं सर, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। कारण क्या है? तीसरी वाली प्रोसेस नहीं हो पाएगी, और जब भी चोट लगेगी तो खून तेजी से बहेगा, और जब तेजी से बहेगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे रक्त स्त्राव, और क्या हो रही है? ब्लीडिंग। ये आप लोग यहां पर देखोगे, ठीक है? हाँ, अब एक क्वेश्चन पूछा है अनुराग जी ने कि सर ब्लड क्लॉटिंग का टाइमिंग कितना है? तो देखो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई रक्त के थक्का बनने में समय कितना लगता है, तो यहां पर मैं आपको लिखा देता हूं नोट कर कर कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई ब्लड क्लॉटिंग में रक्त का जो थक्का बनता है, तो रक्त के थक्के बनने में अगर आपसे पूछा जाए कितना टाइम लगता है, रक्त के थक्के में अगर आपसे पूछा जाए कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, तो आप यहां पर एक बात याद रखना, रक्त का थक्का बनने में जो नॉर्मल, अगर नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, नॉर्मल मतलब सामान्य चोट जो लगती है, सामान्य सी जो चोट लगती है उसमें जो समय लगता है वो लगता है 2 से 5 मिनट। तो 2 से 5 मिनट में रक्त का क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है। लेकिन अगर चोट गहरी हो, बड़ी हो, घाव बड़ा हो, और कुछ बड़ा इंसिडेंट हो गया हो, तो फिर समय ज्यादा लगता है, फिर हमें दवाइयां, मेडिसिन, इन सब पर आप लोग देखो कि काम करना होता है। लेकिन जनरली जो समय लगता है वो 2 से लेकर 5 मिनट, कि भाई जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हल्की सी कहीं चोट लग जाए तो 2 से 5 मिनट के अंदर वहां पर जो एक लेयर जम जाएगी हल्की सी, और वो धीरे धीरे वो लेयर हार्ड होती जाती है, हार्ड हो जाती है, तो उससे ब्लड की क्या हो जाती है? क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड जो है बहना क्या कर जाता है? रुक जाता है, ठीक है? हाँ, ये वही जी, बिल्कुल ऑस्टियोक्लास्ट होता है, हड्डियों में ऑस्टियोक्लास्ट होता है जो विटामिन के बनाता है, ठीक है? तो हड्डियों का निर्माण जो होता है वो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, दोनों जो है वो आप लोग देखोगे सेम ही होते हैं, है ना? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम लोग ये देखते हैं कि मैंने आप लोगों से एक चीज ये कही थी कि सोर्स पर आने से पहले आप लोग एक चीज ये देखो कि हमने विटामिन के का एक नाम तो ये देखा कि भाई विटामिन के का एक नाम है नेप्थोक्यूनोन, नेप्थोक्यूनोन, नेप्थोक्यूनोन है एक नाम, तो हमने ये देखा विटामिन के का, क्या देखा भाई? नेप्थोक्यूनोन। अगर आप लोग देखोगे इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं विटामिन के को। पहला आप लोग देखोगे, पहला मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिखूंगा, पहला मैं आप लोगों के लिए यहां पे लिखूंगा विटामिन के वन, विटामिन के वन, और दूसरा मैं आप लोगों के लिए यहां पे लिखूंगा विटामिन के टू, विटामिन के टू। तो हमने यहां पर दो नाम लिखे। अब आप यहां पर एक चीज देखना, ये जो है ना इसको बोलते हैं विटामिन के वन को, इसको हम बोलते हैं फाइलो या फिलोक्यूनोन। तो कहीं कहीं फाइलो मिलेगा, कहीं कहीं फिलोक्यूनोन आपको मिलेगा, ठीक है? तो फाइलोक्यूनोन या फिलोक्यूनोन इसको कहते हैं। केटू की अगर बात करें तो केटू को हम लोग बोलते हैं मीनोक्यूनोन, मीनोक्यूनोन,
मीनोक्यूनोन। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज याद रखना, फाइलोक्यूनोन, और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, मीनोक्यूनोन। अब यहां पर आप लोग एक चीज देखना, फाइलोक्यूनोन की अगर हम बात करें तो ये हमें कहां से मिलेगा, तो जब भी हमें विटामिन के मिले प्लांट से, जब भी हमें प्लांट से, पौधों से विटामिन के जब मिलेगा, तो पौधों से मिलता है तो उसको हम फाइलोक्यूनोन कहते हैं। और जब भी हमें विटामिन के जो है वो आप लोग देखो हमें किससे मिले, आंसर होगा मीट से। हिंदी में से हम लोग कहेंगे मांस से जब भी आप लोगों को विटामिन के मिलेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे K2। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, और प्रश्न ये आएगा आपके मन में कि सर जो विटामिन आप लोग देखोगे कि जो K2 है ये अगर मांस से मिलता है तो हम तो शाकाहारी हैं, और हम अगर शाकाहारी हैं तो क्या हमारे शरीर में विटामिन K2 नहीं होता होगा। तो मैं कहूंगा कि आप लोग सारे के सारे ध्यान देना, विटामिन K2 आपके शरीर में होगा। कैसे होगा उसको आप लोग यहां पर देखो, देखो कैसे होगा। अगर मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास करूं तो आप सारे यहां पर ध्यान देना, विटामिन जो K2 है वो कैसे होगा हमारे जो है शरीर के अंदर। तो आप यहां पर इस बॉक्स को यहां पर आप लोग देखने का प्रयास करना। मैं आपको एक बार बताता हूं, हमारी जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत में आप लोग देखोगे एक बैक्टीरिया होता है। हमारी जो छोटी आंत है, मानव शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा है, छोटी आंत है, जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर के आसपास होती है। तो आप यहां पर एक चीज देखो कि भाई जो हमारी छोटी आंत है, इस छोटी आंत की अगर हम लोग बात करें तो ये छोटी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, इसका नाम है ई कोलाई। और ये ई कोलाई बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है, बनता है वो, अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया वो कहां से बनता है, छोटी आंत से, ये बनाता है K2। देखो मैंने यहां पे लिखा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हिंदी में हम लोग बोलेंगे छोटी आंत। और ये छोटी आंत अगर आप लोग यहां पर देखोगे, ये छोटी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम लोग जीवाणु, हिंदी में जीवाणु कहते हैं। और इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, ई कोलाई। और ये ई कोलाई क्या बनाता है, ये ई कोलाई बनाता है विटामिन K2। तो ये बनाता है K2। तो जो लोग शाकाहारी हैं उनके शरीर में जो है छोटी आंत से बन जाता है, और जो लोग मांसाहारी हैं उनको आप लोग देखोगे जो मीनोक्यूनोन है वो कहां से मिल जाता है, मांस से मिल जाता है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। जो मल्टी विटामिन बनाता है वो नेचुरल विटामिन होते हैं, हुए हम तो हम तो सकते हैं सर जी। आप फिर से पूछिए भैया, सचिन आपने क्या पूछा है। देखो मल्टी विटामिन अगर आप लोग टेबलेट्स वगैरह की वजह से लेते हो, दवाई से लेते हो, तो वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, वो हमारे लिए खराब है। वो इंस्टेंट लाभ तो दे देंगे लेकिन प्रॉपर नहीं देंगे। लेकिन अगर आप मल्टी विटामिन नेचुरल सोर्स से लेते हो, कि भाई जो नेचुरल सोर्स है, जो हमारा प्राकृतिक सोर्स है, उससे अगर आप लेते हो तो वो आपके शरीर के लिए अच्छे है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। हाँ ये मैंने आपको यहां पर बताया, अब आप इसको बात याद रखना। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं सोर्स। अब देखो ये सारे के सारे सोर्स हैं किसके, विटामिन के नेचुरल सोर्स। ये नेचुरल सोर्स हैं विटामिन के प्राकृतिक जो सोर्स हैं वो हमारे ये हैं। पत्ता गोभी हो गया, हरी सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जी और फल है ना, हरी सब्जी और फल के अंदर आपको विटामिन के मिलेगा। अगर मैं आपको एक बार बताऊं, हरी सब्जी और फल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरी सब्जी और फल अगर आप देखोगे तो ये जो है कि बहुत अच्छे सोर्स है, इसके अंदर सब है, खनिज भी है, विटामिन भी है, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेगी। तो अपने दैनिक जीवन के अंदर, अपनी डेली लाइफ के अंदर आप लोग सारे के सारे इसको याद रखना, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखो, एक तो हो गया सर हमारा क्या, एक तो हो गया पत्ता गोभी, एक हो गया सर हमारा ब्रोकली हो गया, अंगूर हो गया, नींबू हो गया, कीवी हो गया। उसके बाद आप लोग देखो कि सर ये मटर हो गई, फिर जो है खीरा है, जितने भी हरे, जितने भी ग्रीन आप लोग देखोगे कि हरे फल और सब्जी हैं। ग्रीन अगर आप लोग देखोगे कि सर ग्रीन, ग्रीन फ्रूट, ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ग्रीन फ्रूट एंड वेजिटेबल, हरी सब्जी और फल, हरी सब्जी और फल, ये अगर आप लोग देखोगे ना तो ये बहुत अच्छा सोर्स है किसका, विटामिन के का। तो हरे जो इतने भी हैं सारे के सारे बढ़िया सोर्स माने जाते हैं विटामिन के, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे यहां से आगे बढ़ते हैं तो आप लोग देखो कि अब हम लोग आएंगे किसके ऊपर, अब हमारा जो डिस्कशन होगा बी कॉम्प्लेक्स पर। तो हमने कितने सारे चीजें पढ़ ली, हमने सर यहाँ पर विटामिन आप लोग देखो ई पढ़ लिया, हमने विटामिन के पढ़ लिया, हमने विटामिन ए, विटामिन सी,
हमने विटामिन आप लोग देखो डी सारे विटामिन पढ़ लिया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूं, उन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर दीजिएगा, सारे के सारे आंसर दीजिएगा। राहुल, वैभव, राज, सचिन, मिष्टी, विवेक, जो है कि भैया यहाँ पर जो है देवेंद्र, आप सभी लोग जो हैं यहाँ पर आप लोग सारे के सारे मुझे आप लोग बताइए कि भाई अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछने का प्रयास करूं तो आप सारे के सारे यहां पर बताइए। क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा क्योंकि सारे विटामिन मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम बी कॉम्प्लेक्स पर आ चुके हैं और बी कॉम्प्लेक्स में B1 से लगाकर B12 तक सारे के सारे विटामिन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा विटामिन है, ऐसे कौन सा विटामिन है जिसकी कमी जो जो कोलोजन प्रोटीन बनाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो कोलोजन प्रोटीन बनाता है या कोलेजन प्रोटीन बनाता है, और वो कोलेजन प्रोटीन हमारे घाव भरने में मदद करता है। बताओ आप लोग सारे के सारे, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में कोलेजन प्रोटीन बनाता है? बताओ भाई। बताओ भाई। सबसे पहले यहां पर जो आंसर दिया है वो अगर हम लोग यहां पर देखें तो आप सभी लोगों ने अब आंसर देना शुरू किए हैं। क्या सभी लोगों ने विटामिन सी कहा कि सर विटामिन सी जो है वो अगर आप लोग यहां पर देखोगे वो एक प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन का नाम क्या है? आंसर होगा कोलेजन। तो कोलेजन प्रोटीन जो है वो कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन सी। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग सारे के सारे। विटामिन डी जो है, विटामिन डी अगर मैं आप लोगों से पूछूं, विटामिन डी जिसे हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी कमी से एडल्ट को कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से एडल्ट को कौन सी बीमारी होती है, वयस्क को कौन सी बीमारी होती है? बताओ आप लोग। विटामिन डी की कमी से, बहुत बढ़िया। सुमित, अल्फा, अतुल, मिष्टी, मोनिका, अमन, अनुरुद्ध, रोशनी, दिलीप, आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। चलो भाई। बताओ भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होगी, बिल्कुल सबसे पहले दीपाली जी ने करेक्ट आंसर दिया है सर, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोमलेशिया, एडल्ट को दो बीमारी होती है, एक होती है ओस्टियोपोरोसिस और दूसरी होती है ओस्टियोमलेशिया। तो ये दोनों बीमारी आप लोग याद रखना। अमरजीत आपने भी करेक्ट आंसर दिया, ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोमलेशिया। अब मैं आपको आज की पूरी क्लास जो हमने पढ़ाई है उसको समराइज कराता हूँ। देखो भाई, हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज सबसे पहले जो पढ़ा वो हमने पढ़ा विटामिन ई। और विटामिन ई में हमने ये देखा कि भाई विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरोल है। विटामिन ई की बात करें, वसा घुलनशील है। इसका पहला काम एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, शरीर के अंगों को सड़ने से बचाता है। और ये आप लोग देखो फ्री ऑक्सीजन, अगर आप देखो शरीर के अंगों को खराब जो है करती फ्री ऑक्सीजन, हार्ट, लंग्स, लीवर, इनको। और इसी से प्रोटेक्ट करता है कौन? विटामिन ई। ये हमने यहाँ पर देखा। अब यहाँ से जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई इसका काम और क्या क्या है? रुधिर वाहिनी को चौड़ा करना, उसके बाद में आप लोग देखो कैंसर से बचाना, गर्भपात के खतरे को कम करना। ये भी काम किसका है सर? ये भी विटामिन ई का है। ब्यूटी विटामिन बोलते हैं क्योंकि हार्ट, फेफड़ा, हृदय, किडनी, त्वचा, और आप लोग देखोगे कि सर ये इन सब चीजों को क्या कर सकता है? खराब कर सकता है। वहीं पर आप लोग देखो इसका सोर्स, अगर आप यहां पर देखोगे तो इसका सोर्स ऑयल सीड, तेली बीज हो गए, मछली हो गया, लीवर हो गया, ये सारा की सारा विटामिन ई का सोर्स है। फिर ये भी मैंने आपको बताया कि विटामिन ई का सोर्स एक तो जैतून का तेल हो गया, ब्रोकली हो गया, आम हो गया, एवोकेडो हो गया, सारे के सारे आप लोग देखोगे विटामिन ई के सोर्स है। के पर आए, और के कर अगर हम लोग देखें तो के का नाम मैंने आपको बताया नेप्थोक्यूनोन। फिर उसके बाद ने बताया कि ये जो है फैट सॉल्युबल है, ये रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। रक्त का थक्का पूरा हमने देखा कैसे विटामिन के जो है वो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ये हम लोगों ने देखा। और आप लोग देखोगे कि सर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ जो है कि भैया टिश्यू ऑफ बोन, हड्डियों के जो ऊतक है उनको बनाने में, ऑस्टियोक्लास्ट को बनाने में मदद करता है। वहीं पर आप लोग देखो कि ब्लीडिंग इससे एक समस्या है, रक्त का थक्का जो बनता है वो 2 से 5 मिनट में बनता है। फिर आप लोग देखोगे नेप्थोक्यूनोन, फाइलोक्यूनोन, मीनोक्यूनोन, इसका मैंने नाम बताया आपको। और K2 जो है वो छोटी आंत में कहां से बनता है? बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया में आप लोग देखोगे कि सर ई कोलाई बैक्टीरिया जो है विटामिन K2 बनाता है, हमारी कौन सी आंत में? छोटी आंत में बनाता है। फिर हम यहां से आगे बढ़े तो आप लोग यहां पर देखोगे हमने इसके सोर्स देखे। अब आते हैं बी कॉम्प्लेक्स पर। अगर बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जरा मुझे बताओ बी कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां से शुरू होगा? तो सर ये शुरू होगा B1 से, और B1 से लगाकर ये कहां तक होगा? B12 तक। कौन कौन से नहीं होंगे? तो आप यहां पर देखोगे B4 नहीं होगा,
B8 नहीं होगा, B10 नहीं होगा, B11 नहीं होगा, ये 4 विटामिन नहीं होंगे। मतलब हमें टोटल यहां पर कितने विटामिन पढ़ना है? 8 विटामिन हमें पढ़ना है। सबसे पहले अब जब हम आएंगे तो इसके फंक्शन के ऊपर देखेंगे, इसका फंक्शन क्या है, इसके सोर्स क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो भाई आज जो हमारा सेशन है इसको यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में जब मिलेंगे तो यहां से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, जय हिंद।